हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिंधु घाटी के सभ्यता के भाग 2 में। और फिर से आप लोगों को ठीक है ना, पूरी तरह से तहे दिल से ठीक है ना, आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में। तो शुरुआत करने से सबको मेरी तरफ से जय हिंद। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि इसका काल यानी कि निर्धारण। इससे पहले हम लोगों ने ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा परिचय को देख लिया कि आखिर हम लोगों ने सिंधु घाटी में पढ़ना क्या है, पढ़ेंगे क्या, उसको ओवरऑल पिछले प्रीवियस वीडियो में ठीक है ना हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज हम लोग यानी कि पिछले प्रीवियस में इसके खोज की कहानी के बारे में ही पढ़ लिया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका काल निर्धारण। ठीक है, अब देखिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस देख लें, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 यानी फर्स्ट का आपका ठीक है ना लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बिना समय गवाते हुए ठीक है ना चलते हैं अब इसके काल निर्धारण की ओर। ठीक है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण दूसरा टॉपिक हम लोग की ओर अग्रसर हो चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। ठीक है ना, काल निर्धारण या इसी को कह सकते हैं कि सभ्यता का काल का विभाजन। ठीक है ना, काल विभाजन विभाजन। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि आपको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री है, ये अभी प्रेजेंट में इस सभ्यता का कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह पाया या बहुत पहले ही पतन हो चुका है। तो कोई यहाँ क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, कोई बताने वाला नहीं है। और यहाँ के लोग उतना ठीक है ना लिपिबद्ध से विकसित भी नहीं थे कि लिख सकते थे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि जिसको हम लोग पढ़कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जानकारी प्राप्त है वो पुरातत्व के हिसाब से ही है, यानी कि वहाँ से प्राप्त विभिन्न प्रकार के वस्तु और वहाँ का जो स्थिति था उसके हिसाब से अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग अनुमान लगाया। ठीक है ना, और वहाँ से मिली सामग्रियों के ठीक है ना हिसाब से उन्होंने सोचा कि इस सभ्यता और का कालखंड क्या होगा, या इस सभ्यता का ठीक है ना कंपेयर किसी अन्य सभ्यताओं के साथ करके उसके कालखंडों के साथ करके कालखंड निर्धारित करने का काम किए कि आखिर इसमें इसका जो कालखंड अगर होगा तो क्या होगा। तो इससे संबंधित विभिन्न विभिन्न इतिहासकारों का विभिन्न विभिन्न मत है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कुछ इतिहासकार हैं उन्होंने ठीक है ना अपने हिसाब से इस सभ्यता की क्या काल निर्धारण किए। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग इसका जो सामान्य काल है उस पर हम लोग आएंगे। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले अगर बात कर लें ठीक है ना कि सर जॉन मार्शल। ठीक है ना, सर जॉन मार्शल, तो इन्होंने अपने अध्ययन के हिसाब से भाई क्या पाया, तो इन्होंने काल का निर्धारण किया 3250 BC से 2750 BC यानी ईसा पूर्व। आ रहा समझ? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अर्नेस्ट मैके ये साहब क्या निर्धारित किए, तो इन्होंने 2800 BC से 2500 BC निर्धारित किया। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए कि माधव स्वरूप, तो इन्होंने 2700 BC से 2500 BC निर्धारित किया। उसके बाद आते हैं राधा मुकुंद मुखर्जी, इन्होंने 3200 से 2700 BC निर्धारित किया। ठीक है, बोर्ड पे बने रहिएगा। उसके बाद आइए आता है व्हीलर महोदय। व्हीलर ये निर्धारित करता है 2500 से 1750 BC।
6 नंबर में आइए कि बीए स्मिथ निर्धारित करता है 2500 से 1500 BC। और साइंटिफिक तौर पे, ठीक है ना, ये तो हो गए विभिन्न इतिहासकारों के अपने शोध के हिसाब से, ठीक है ना, लेकिन साइंटिफिक मत से, ठीक है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस काल का निर्धारण क्या किया गया? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि जीवाश्मों का अध्ययन कार्बन डेटिंग 14 से होता है, ठीक है ना, यानी कार्बन 14 से, ठीक है ना। अब इसमें हम बता चुके थे कि कार्बन डेटिंग क्या होता है, ठीक है ना, जीवाश्म के अध्ययन यानी कि आप पाषाण काल पढ़िएगा तो उसमें, तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से कार्बन 14 यानी जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति के हिसाब से इसका मान निकल के आता है 2500 से 1750। समझ में आया? तो आज अगर कोई सर्वमान्य काल अगर माना जाए सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर तो साइंटिफिक प्रूफ को ही मानेंगे, यानी कि सर्वमान्य काल आपका यही होगा, कार्बन डेटिंग। तो इसके हिसाब से कौन सा व्यक्ति सही था? तो देखिए इसके हिसाब से व्हीलर महोदय बिल्कुल सही थे, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन डेटिंग से भी उतना ही निकला और व्हीलर ने भी उतना ही बताया था BC। आ रहा है समझ में? तो कभी भी आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है ना, कालखंड क्या था, ठीक है ना, किस से किस काल में ये था, तो आपका कितना जाएगा? 2500 से 1700। समझ में आ रहा है? 2500 से 1700 आ रहा है समझ में? ठीक है। अब चूंकि ये जो है 2500 से 1700 ये हड़प्पा काल, यानी ये कब का है? जब हड़प्पा पूरी तरह से परिपक्व था, यानी हड़प्पा पूरे अपने समझ सकते हैं एकदम चरमोत्कर्ष पे था, यानी हड़प्पा पूरी विकसित हो चुका था। तो ये कालखंड निकल के कब का आता है? जब हड़प्पा विकसित था। आ रहा है समझ? जब हड़प्पा पूरी तरह से विकसित था। अब देखिए, चूंकि देखिए कालखंड के अगर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना, ये तो देख लिए, ठीक है ना, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को अगर देखें तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। कितने भागों में जी? 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब वो 3 भाग क्या क्या हो सकता है? तो देखिए 3 भाग क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम अगर अपने आप को मान लेते हैं कि हम एक व्यक्ति ना होके अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता होते हैं, ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो एक अवस्था होती वो हमारा युवा अवस्था होती। समझ में आ रहा है कि कहना चाह रहे हैं? यानी कि युवा अवस्था क्या है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता? तो युवा अवस्था से ही पहले मेरा कोई अवस्था होगा, जैसे बचपन का अवस्था या किशोर अवस्था, और इस युवा अवस्था के बाद भी एक अवस्था आएगी, है कि नहीं, वृद्ध अवस्था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिस तरह से एक मानव का मुख्य रूप से, ठीक है ना, पूरा अवस्था को 3 खंडों में बांट सकते हैं, यानी कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता को 3 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? यानी एक कि सिंधु घाटी सभ्यता को परिपक्व होने से पहले की घटना यानी अवस्था, और एक जो सिंधु घाटी सभ्यता जब परिपक्व हो चुका है यानी उत्कर्ष पे है, तो जब वहां से वो पतन की ओर अग्रसर हुआ होगा, पतन की ओर अग्रसर हुआ होगा, तो उसको तीसरा कहेंगे, है कि नहीं? जैसे एक मनुष्य का कैसे हुआ 3 फेज, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। अब देखिए इस पहले फेज में बचपन भी है और किशोर अवस्था भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बचपन भी है और किशोर अवस्था भी है। तो कुछ इसी तरह से सिस्टम यहाँ पे भी समझने का प्रयास कीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसको 3 कालखंडों में हम लोग बांट के देखेंगे। एक हो जाएगा हड़प्पा काल यानी परिपक्व काल, ठीक है ना, यानी परिपक्व काल या हड़प्पा पूरी तरह से विकसित है, इससे पहले का एक फेज होगा जिसको बोलेंगे क्या? पहले का, जिसको बोलेंगे क्या? प्राक हड़प्पा काल। प्राक हड़प्पा काल आ रहा समझ में जी? प्राक हड़प्पा काल, ठीक है। उसके बाद
जब ये पतन की ओर अग्रसर होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे उत्तर हड़प्पा काल। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि जैसे पढ़ेंगे मौर्य काल, तो मौर्य काल जब पूरा चरम उसका, फिर मौर्योत्तर काल, जब मौर्योत्तर काल में ठीक है ना मौर्य का पतन होने लगा होगा, गुप्त काल गुप्तोत्तर काल, है कि नहीं, उसके बाद तो उसी तरह से यहाँ पे हड़प्पा काल, ठीक है ना, उसके बाद आप समझिए, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, उत्तर हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल। आ रहा है समझ में? तो कैसे हो गया, जैसे अगर मनुष्य मान लेते हैं तो ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा, है कि नहीं। अब इसमें इसका काल निर्धारण आया 2500 से 1750, तो इसका इस कालखंड से पहले का कालखंड होगा, तो इसका शोध के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका कालखंड निकल के आता है 3500 से 2500 बीसी, ठीक है ना, 3500 से 2500 बीसी, 3500 बीसी से 2500 बीसी, ठीक है। और ये चूंकि 2500 से 1750 पे समाप्त हो रहा है, तो 1750 से आगे चलेगा, यानी इसका जो आएगा 1750 से 1200 बीसी, ये आएगा 1750 से 1200 बीसी। आ रहा है समझ में? और इसका तो यहां पे आपको दे ही दिए हैं कि ये है, ठीक है। तो ये आपका काल विभाजन के आधार पे, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता है। अब इस हड़प्पा सभ्यता में एक चीज और समझिए विभाजन में, कि इसमें 2 फेज होगा, ठीक है ना, इसमें एक फेज होगा, इसका जस्ट बताए थे, जैसे कि कैसे एक युवा अवस्था आने से पहले किशोर अवस्था आता है और बचपन भी उसी में रहता है। तो इसमें देखिएगा कि एक फेज आएगा आपका, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, नवपाषाण वाला चरण। क्या बोल सकते हैं? नवपाषाण का चरण वाला चरण दिखेगा इसमें। और एक आपको दिखेगा पूर्व हड़प्पा, यानी कि वही ये वाला प्राक हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा। अरे समझ में जी, एकदम रिलैक्स मूड से पढ़िए, समझा, टेंशन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, एकदम कूल होकर एकदम पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते होंगे, ठीक है। अब देखिए कि इस नव पाषाण काल, यानी कि जब नव पाषाण काल, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में बहुत चीज, ठीक है ना, मानव ने खोज लिया था, ठीक। उसके बाद का चरण, ठीक है ना, तो इसके बाद का चरण यानी कि शुरुआत यहाँ से स्टार्ट हो गया था हड़प्पा सभ्यता की तरह, ठीक है ना, बनने की ओर। तो इसमें से एक जगह मिला है जिसको बोलते हैं मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ जो है वो देखिएगा, मेहरगढ़, मेहर ऐसा से लिख दे रहे हैं, मेहरगढ़, ठीक है ना। तो ये देखिएगा पाषाण काल से लेके हड़प्पा तक, ठीक है ना, में इसका अस्तित्व पाया जाता है, समझा, यानी कहीं ना कहीं, ठीक है ना, पाषाण काल और हड़प्पा काल को जोड़ने के कड़ी का काम ये कर रहा है। आ रहा है समझ में? उसके बाद देखिएगा कि जब ये टाइम पीरियड चल रहा था पूर्व हड़प्पा काल, तो ये पहले ग्रामीण, अब देखिए अचानक ऐसा नहीं होगा कि लोग अचानक, जैसे हड़प्पा के बारे में जानते हैं कि नगरीय सभ्यता थी, तो अचानक कोई नगरीय नहीं आएगी, कहीं ना कहीं शुरुआत आपको लो लेवल से ही होता है, ठीक है ना। तो ये जो फेज था, ये फेज था एक तरह से देखा जाए तो ग्रामीण अवस्था वाला फेज था, समझ आ रहा है? ये जो फेज था आपका ग्रामीण अवस्था वाला, आ रहा है समझ? ग्रामीण अवस्था वाला फेज था, और इससे जो जगह मिला है, ठीक है ना, वो जगह है आपका आमड़ी और कालीबंगा, ठीक है ना। कालीबंगा आगे भी है, यानी यहां से लेकर वहां तक पाया गया, यानी कालीबंगा यहां भी अस्तित्व में था और इसमें भी था। तो आमड़ी और कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, ठीक है। अब ये जब टाइम पीरियड खत्म होता है तो हड़प्पा पूरी तरह से विकसित हो जाता है, और यहाँ जो होगा विकास के तुरंत पूर्व, समझ में आ रहा? यानी अगर देखिएगा
कि अगर देखा जाए तो ये तो हड़प्पा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आने से पहले एक और फेज में इसको बांट सकते हैं। मुख्य रूप से देखिएगा यही 3 है, लेकिन एक और फेज में इसको क्या बांट सकते हैं कि आद्य हड़प्पा यानी आद्य हड़प्पा। देखिए डिटेल में जा रहा है इसलिए आपको इतना बताने जा रहे हैं, नहीं तो हम सिर्फ ये और यही बोल के छोड़ देते हैं। यानी इस पे आने से पहले एक और फेज में हम लोग आ सकते हैं, जिसको बोलेंगे आद्य हड़प्पा काल, ठीक है, आद्य हड़प्पा। पहले ही आपको बोले हैं जितना हो सके, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखिए आद्य हड़प्पा यानी प्लेटो हड़प्पन पीरियड, तो इसमें विकास के तुरंत पूर्व वाला, देखिए यहाँ पे विकास हो जाएगा तो ये विकास के तुरंत पूर्व वाला अवस्था होगा। और यहाँ पे देखिए सभी हड़प्पा के शहर यहाँ पे दिखने लगेंगे और शहर के लक्षण दिखने लगेंगे। यानी देखिए यहाँ पे क्या होगा कि शहर के लक्षण दिखने लगेंगे, शहर के लक्षण दिखने लगेंगे, ठीक है। और ये तो पूरा परिपक्व अवस्था है जी, ठीक है ना, यानी मैच्योर्ड हड़प्पन पीरियड कह सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा पूर्ण रूप से विकसित शहर आपको मिलेगा, यहां पे पूर्ण रूप से विकसित शहर आपको दिखने लगेगा, पूर्ण विकसित शहर, ठीक है ना। इसमें क्या दिखेगा, पूर्ण विकसित शहर दिखने लगेगा। इसका टाइम पीरियड अभी तो बता दिए, ठीक है ना, 2500 से कितना होगा 1750 सामान्य काल, ठीक है। उसके बाद उसका देखिएगा कि हड़प्पन, ठीक है ना। उसके बाद आएगा ये वाला फेज, ठीक है ना, जिसको क्या बोलेंगे उत्तर हड़प्पा काल, ठीक है ना। तो इसमें हड़प्पा अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका क्या काल निर्धारण, समझ में आ रहा है क्या था जी, काल निर्धारण, ठीक है। तो आज देखिए कि आज एक फेज और हम लोगों ने, ठीक है ना, इसको कंप्लीट कर लिया। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोगों ने, ठीक है ना, हड़प्पा काल को काल विभाजन के आधार पे देख लिया, प्राक हड़प्पा, ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा यानी विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि इस तीनों अवस्था में हड़प्पा के कुछ ना कुछ स्थान प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो उन स्थानों को भी हम लोग, ठीक है ना, क्लियर कर ही लेते हैं। आ रहा है समझ में। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि प्राक हड़प्पा काल, ठीक है। और देखिए बार बार प्राक नहीं लिखेंगे, हड़प्पा काल यहाँ 1 दे रहे हैं, यहाँ पे 2 दे रहे हैं और यहाँ पे 3 दे रहे हैं, यानी कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। आ रहा है समझ में। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, प्राक हड़प्पा के स्थल, यानी पहला का स्थल देख लेंगे, स्थल। तो इसके स्थल में देखिए बनावली, राखीगढ़ी और कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ठीक है ना। कौन कौन आएगा, बनावली, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ठीक है। 3 स्थल जो आपको मिलेंगे, यह स्थल का जो प्रमाण है प्राक हड़प्पा काल से ही, ठीक है ना, मिलता है, ठीक है, यानी कि वहीं से मिलता है। जहाँ तक कि बनावली की बात करें तो ये तीनों फेज में पाया जाता है, यानी कि बनावली जो है तीनों अवस्था फेज, यानी कि ये प्राक में भी रहता है, हड़प्पा में भी रहता है और उत्तर हड़प्पा काल में भी इसका अस्तित्व बना हुआ रहता है। आ रहा समझ में। और बनावली है कहाँ, तो ये आपका हरियाणा में है, ठीक है ना। ये कहाँ पे है, आगे देखेंगे कि कौन सा जगह किस राज्य में है, ठीक है ना, घबराइए नहीं, फिर भी यहाँ पे जिक्र कर दे रहे हैं, ये हरियाणा में, ठीक है ना। तो कितने स्थल, 3 स्थल, ठीक है।
और राखीगढ़ी और कालीबंगा ये आपका दोनों कहाँ पड़ेगा जी? तो ये दोनों राजस्थान में है, ये आपका राजस्थान, ठीक है ना। ये भी कालीबंगा और राखीगढ़ी भी, ठीक है। तो कितने स्थल मिले हैं प्राक हड़प्पा से संबंधित? मुख्य रूप से 3 स्थल का याद रखिएगा, ठीक है ना। बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ठीक है ना। साथ साथ बोलिए, ठीक है ना। बोलिएगा तो क्या होगा ना कि आपके जवाब पे मुंह पे आएगा, ठीक है। तो इसलिए साथ साथ बोलना है, ठीक है ना। तो बोलिए मेरे साथ, प्राक हड़प्पा का जो स्थल प्राप्त हुआ है मुख्य रूप से बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा। क्या है जी? बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली आपका हरियाणा, राखीगढ़ी, कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त, यानी राजस्थान में जगह है। आ रहा समझ में? अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा काल के स्थल, ठीक है ना। हड़प्पा काल के स्थल यानी दूसरा नंबर। तो हड़प्पा काल के स्थल मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, फिर आएंगे विस्तार पे आएंगे, समझ आ रहा ना। तो इसमें देखिए एक तो हड़प्पा हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। एक तो हो जाएगा हड़प्पा, एक हो जाएगा आपका हड़प्पा, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा हड़प्पा के बाद धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा के बाद मोहनजोदड़ो, लोथल, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा? लोथल, 1 2 3 4। आ रहा है समझ में? तो इसको बोलिए, ठीक है। हड़प्पा यानी संबंधित मुख्य रूप से हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदारो, लोथल, समझ आ रहा? लोथल मिला है। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर में कि उत्तर हड़प्पा काल के स्थल। तीसरा नंबर उत्तर हड़प्पा काल के स्थल अगर देखिएगा तो इसमें आएगा आपका क्या? रंगपुर, रोजदी, इसमें आएगा रंगपुर, रोजदी, रंगपुर, रोजदी, भगवानपुर, भगवानपुर, ठीक है, आलमगीरपुर और हुलास, आलमगीरपुर और हुलास, आलमगीरपुर और क्या आएगा? हुलास, ठीक है। आलमगीरपुर और हुलास, तो ये जगह आपका इस वाले से संबंधित है। रंगपुर, रोजदी, भगवानपुर, आलमगीरपुर और हुलास, और हुलास, समझ में आ रहा है? रंगपुर और रोजदी जो देखिएगा ये गुजरात में है। रंगपुर और रोजदी कहाँ है? ये आपका है गुजरात में, ठीक है ना। ये है गुजरात, ठीक है ना, गुजरात में है। वहीं अगर भगवानपुर देखिएगा तो हरियाणा, भगवानपुर अगर देखिएगा हरियाणा, और ये आलमगीरपुर और हुलास जो दोनों है ये आपका देखिएगा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर पड़ेगा? पश्चिम यूपी, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, दोनों हुलास और आलमगीरपुर, ठीक है। तो ये स्थल है, आ रहा समझ में? और आपको बता दिए कि सामान्य काल 2500 से 1750 BC ही आपको मानना है, क्योंकि कार्बन डेटिंग से ये पता चला है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत? तो यहाँ अगर देखिएगा कि ये जो पार्ट 2 है यानी दूसरा टॉपिक, इसको भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आ रहा समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे इसके संस्थापक की ओर। किसकी ओर?
इसके संस्थापक की ओर बढ़ेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आखिर आए कहाँ से थे, ठीक है ना। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी तीसरा टॉपिक हम लोग, ठीक है ना, आज ही क्लियर कर लेंगे। तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए साफ साफ बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अब कुछ पॉइंट्स जो हम बोलते होंगे उसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए, आजकल मार्कर भी ऐसा आता है कि मिटता नहीं है जल्दी। चलिए, ठीक है ना, आते हैं हम लोग तीसरे पार्ट की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक। समझ में आ रहा है, यानी इसके तीसरा टॉपिक की ओर हम अग्रसर होंगे अब। यानी कि यहाँ के निवासी के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। जानेंगे कि इसमें क्या जानेंगे कि कहाँ से आया, समझ में आ रहा है, कहाँ से आया। अब उस समय तो इसको कोई आते देखा नहीं होगा। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है ना, बोलते बोलते गला सूख जाता है। अब चूंकि देखिए इसको कोई यहाँ तो आते देखा नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी बताएं, जो भी यहाँ पे, ठीक है ना, इतिहासकार अपना अध्ययन के माध्यम से जो बताएंगे वो पुरातत्व के हिसाब से ही बताएंगे या अनुमान से बताएंगे कि समकालीन सभ्यता क्या थी, कहाँ मानव का विकास हुआ था, पॉसिबिलिटी कहाँ ऐसी कहाँ से आ सकता है, समझ आ रहा है ना। यानी कालखंड को आपस में मिलाकर भी अनुमान लगाएंगे। तो इसमें यही देखेंगे कि इससे भी में भी देखिएगा कि आखिर ये लोग आए कहाँ से थे, ये लोग मूल रूप से निवासी कहाँ के थे, सिंधु घाटी सभ्यता में आके बस गए। तो इस पर भी विभिन्न इतिहासकारों का एक मत नहीं है, अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग प्रकार से मत देते हैं। और कुछ लोग, ठीक है ना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भूमध्य सागर से आया, कुछ लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति, कुछ लोग मंगोलाइड बोलता है, कुछ लोग अल्पाइन बोलता है, आ रहा में। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये द्रविड़ प्रजाति के ही माने जाते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसा माना जाता है कि भूमध्य सागरीय से जो, ठीक है ना, मानव था, ठीक है ना, वहाँ से ये लोग द्रविड़ प्रजाति के थे जो आए थे। तो इसमें देखिए कि पुरातत्व के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो, ठीक है ना, मुख्य रूप से 4 प्रजाति निवास करते थे, यानी करते होंगे कितने, 4 प्रजाति मुख्य रूप से। मुख्य रूप से 4 प्रजाति। अब देखिए इसमें पहला कि भूमध्य सागरीय, पहला देखेंगे क्या, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, ठीक है। दूसरा ऑस्ट्रेलियाइड, यानी ऑस्ट्रेलोइड, ऑस्ट्रेलोइड। तीसरा आपका हो जाएगा मंगोलोइड, ठीक है ना, मंगोलोइड, मंगोलोइड। चौथा हो जाएगा अल्पाइन, अल्पाइन, आ रहा समझ में। तो कुछ लोगों ने कहा कि भूमध्य सागर से आया है, कुछ कहा कि ऑस्ट्रेलियाइड है, कुछ कहा अल्पाइन है, कुछ कहा मंगोलाइड है,
ठीक है ना। लेकिन सर्वमान्य अगर माना जाए तो ये लोग भूमध्य सागर से ही, ऐसा माना जाए कि भूमध्य सागर में, ठीक है ना, ऋतु परिवर्तन या किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ होगा जिस वजह से मानव, ठीक है ना, वहाँ से पलायन करने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए होंगे और आके इस वाले एरिया में, ठीक है ना, मुख्य रूप से मान लीजिए सूखा पड़ गया हो या कुछ भी, तो इस वाले एरिया में, ठीक है ना, बसने का काम किया। क्योंकि यहाँ आपको पता है कि पानी थी ही और जीवन का आधार होता है जल, तो चूँकि यहाँ सिंधु नदी थी और भी नदी है, ठीक है ना, रावी नदी, तो इस सब नदियों के आसपास इन लोगों ने बसने का काम किया। चूँकि यहाँ पे देखिए इनको कृषि से संबंधित पानी की सुविधा मौजूद हो जाएगी, पशुपालन के लिए भी पानी उपलब्ध हो जाएंगे, हर एक क्रियाकलाप के लिए, ठीक है ना, जल आवश्यकता होता है, जीवन का आधार होता है, तो इनको लोगों को जल प्राप्त हो जाएगा। और एक चीज़ आप कॉमन देखिएगा कि जितने भी पुराने सभ्यता है वो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी नदी घाटी के में ही सभ्यता पनपी है, ताकि जल की किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जैसे भारत में देखिएगा प्रथम मानव का विकास नर्मदा घाटी साक्ष्य मिलता है। जैसे आप देखिएगा कि मेसोपोटामिया दजला फरात नदी, ठीक है ना, मिस्र की सभ्यता नील नदी यानी कि जो अफ्रीका में बहती है नील नदी, चीन की सभ्यता वांग ही नदी। तो उसी तरह से शायद ऐसा अनुमान लगाया कि भूमध्य सागरीय जो लोग थे, ठीक है ना, इसके पास आके, ठीक है ना, बसने का काम किए। अब इसमें देखिए कि डॉक्टर भूमध्य सागर ये जो बोला वो किसने भी बोला, डॉक्टर व्हीलर ने बोला, ठीक है ना, कि ये लोग भूमध्य सागरीय होंगे, डॉक्टर व्हीलर। आ रहा है समझ में। बाकी जो एस्ट्रोलाइट देख रहे हैं आप अपने, ठीक है ना, यहाँ पे बोर्ड पे मंगलोइड देख रहे हैं, अल्पाइन बोल रहे हैं, ये डॉक्टर गुहा ने बोला था, ठीक है ना, डॉक्टर गुहा ने बोला था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आ रहा है समझ में। तो ये थे इसके संस्थापक से संबंधित, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने, ठीक है ना, इस वाले सेशन में 2 टॉपिक को क्लियर कर लिया, यानी इसके कालखंड का विभाजन और इसके संस्थापक, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका नामाकरण से संबंधित। समझ आ रहा है कि इसका नामाकरण, ठीक है ना, शायद उसमें छूट गया होगा, लेकिन नामाकरण हम लोग को पढ़ना है कि आखिर इस सभ्यता का नामाकरण कैसे हुआ। जैसे इसका नाम हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, समझ में आ रहा है, या मेलुआ भी बोला जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी आज का कैसा सेशन लगा आप लोग, ठीक है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सबको जय हिंद।